हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो आज हम बात करेंगे कि संसद में जो मेंबर होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, वो कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। चाहे वो संसद के सदस्य हों या राज्य के विधानमंडल के सदस्य हों, वो अपने पद पर कब तक बने रहेंगे। देखिए, सामान्यतः होता ये है कि जब भी कोई मेंबर चुना जाता है, लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का या विधान परिषद का, तो उसके लिए जो भी तय कार्यकाल है उस कार्यकाल तक वो अपने पद पर बना रहेगा। पिछली क्लासेस में मैंने एक बात की थी उपचुनाव की। जब भी बीच सेशन में, बीच कार्यकाल में लोकसभा का, विधानसभा का या राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूरा ना हुआ हो, कोई सीट खाली हो जाती है, उस सीट पर फिर नया चुनाव होता है जिसे हम कहते हैं उपचुनाव। तो उस पर अगर कोई नया सदस्य चुना जाता, मान लीजिए लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, 2 साल बाद कोई सीट खाली हो गई है, 2 साल बाद सीट कोई खाली हो गई है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का है, 2 साल बाद कोई सीट खाली हो गई है, तो उस सीट को नए सिरे से भरा जाएगा। तो अब उसमें जो नया मेंबर चुन करके आएगा, उसे जो बाकी बचा हुआ कार्यकाल है, चाहे 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, जितना ही बचा हुआ कार्यकाल है उतना ही मिलेगा। अच्छा, यहीं पर मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात शेयर करूंगा। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि लोकसभा, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल है, राज्यसभा, विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल है। ठीक है। अब अगर इस बीच में कोई सीट खाली हो जाती, किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे दिया जाता है या कोई सदस्य जो है अयोग्य हो जाता है, तो सीट जब वेकेंट हो जाती है, सीट जब खाली हो जाती है, तो उस पर नया चुनाव होगा जिसे हम कहते हैं उपचुनाव। अब एक व्यवस्था ये है कि 5 साल का कार्यकाल है और सीट जो वेकेंट हुई 6 महीने पहले हो गई, यानी कि 4.5 साल गुजर चुके हैं। 4.5 साल गुजर चुके हैं, 6 महीना रह गए हैं। हाउस का जो कार्यकाल है, टेन्यूर है, उसमें 6 महीना रह गए हैं या 7 या 8 महीना रह गए हैं या ज़्यादा 9, 10 या 1 साल रह गया है। आमतौर पर अगर 6 महीना रह गए हैं तो संविधान में ये व्यवस्था है कि वहाँ पर अब उपचुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को। अगर कोई सीट खाली हो जाती है बीच कार्यकाल के दौरान, तो उस सीट को भरना ज़रूरी है, नया चुनाव उस पर होना है। अब जब भी जो भी उस पर नया मेंबर चुनकर आएगा, तो उसको जो बाकी बचा कार्यकाल है वो मिलेगा, वो पूरे 5 साल का दावा नहीं कर सकता। अब यहीं पर एक बात है कि जो लोकसभा, विधानसभा का मान लीजिए कार्यकाल 5 साल का है, या ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है, उनका कार्यकाल 5 साल का है, और उनमें जो कोई सीट खाली होती है वो 4.5 साल के बाद होती है, या कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले वह सीट खाली होती है, तो वहाँ पर अब चुनाव कराना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखने रखिएगा। अब किसी भी हाउस के मेंबर की मेंबरशिप कैसे जा सकती है। देखिए, कुछ तो बातें आम हैं, जैसे अभी राहुल गांधी का जो केस था उसको लेकर के, राहुल गांधी, आजम खां वगैरह का जो केस था उसको लेकर के बहुत से लोगों को ये जानकारी मिल गई है कि अगर भारत का कोई भी कोर्ट किसी भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद के मेंबर को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उन्हें 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुना देता है, किसी भी मामले में किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे ना। अगर जैसे राहुल गांधी का केस था, अब तो खैर उनको उनकी सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक लगा दी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ा पर रोक ना लगाता तो क्या स्थितियाँ होती। उनको 2 साल या किसी को भी, राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी हो, 2 साल या उससे ज़्यादा की अगर सज़ा हो जाती है, तो फौरी तौर पर तुरंत उनकी जो मेंबरशिप है, जिस हाउस के वो मेंबर हैं, वो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। पहली बात। हाँ, इसके लिए जो हाउस के चेयरपर्सन हैं, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति, विधानसभा में तो विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद में है तो विधान परिषद के सभापति, लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष, उन्हें अलग से नोटिफिकेशन यानी कि आदेश जारी करना पड़ेगा कि आज की तारीख से आपकी मेंबरशिप खत्म हो गई है। मेंबरशिप खत्म होने का मतलब ये है कि सदस्य रहते हुए, चाहे वो संसद या विधानसभा के सदस्य रहते हुए, उन्हें जो भी विशेषाधिकार सुविधाएं मिली थी वो उसी तरह से तुरंत खत्म हो जाएंगी। जैसे राहुल गांधी जी को अपना बंगला खाली करना पड़ा था। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा। अब उनको सज़ा सुना दी गई, जाहिर सी बात है, अगर उन्हें कोर्ट जमानत नहीं देती है, ऊपरी कोर्ट, निचली कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, कोई भी मेंबर है, ऊपरी कोर्ट उस सज़ा पर रोक नहीं लगाती है या ज़मानत नहीं देती है, तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सज़ा सुना दी है, अब भले जेल जाएं या जेल ना जाएं, तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो कानून है, वो कानून ये कहता है कि 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा जितनी भी आपको सुनाई गई है, 2 साल की या 20 साल की या 30 साल की, ठीक है ना, या 3 साल की, जितनी भी सज़ा आपको सुनाई गई है वो पूरी सज़ा आप करेंगे, सज़ा काट के आ गए। अच्छा, वो बात अलग है, आपको मान लीजिए 4 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन आपको सज़ा में थोड़ी सी राहत दे दी गई, आपका व्यवहार अच्छा था या कोई भी वजह थी, 4 साल की बजाय आपको 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। रिहा करने का मतलब है आप जो है आप पूरा कागज़ हो गए। लेकिन सज़ा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक आप कोई इलेक्शन भारत में नहीं लड़ सकते, ना ग्राम पंचायत का, ना लोकसभा का, किसी प्रकार का, ना तो कोई आप चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही किसी संवैधानिक पद पर आप आसीन हो सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। तो एक तरह से तो आपकी जो, अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर हैं तो एक तरह से तो ये तरीका है आपकी मेंबरशिप जाने का। इसके अलावा
अगर आप दल बदल लेते हैं और दल बदल का आरोप आप पर सिद्ध हो जाता है, दल बदल के बारे में हम किसी क्लास में फिर से बात करेंगे, आज अपने मुद्दे पर रहते हैं। आप जो हैं दल बदल कर लेते हैं, आप अपने पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हैं, तो भी जो हाउस का जो चेयरपर्सन है वो आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर सकता है, क्योंकि दल बदल हमारे यहाँ अपराध है। अगर दल बदल आप करते हैं तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, मैंने कहा था ना मैं बोलता ज़्यादा हूँ लिखाता कम हूँ, ध्यान रखना, कान भी खुले रखना और अपने हाथ कॉपी पेन पे भी रखना। अगर आपको कोई कोर्ट किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाता है तो आप नया चुनाव को लड़ेंगे, पहले सज़ा पूरी करेंगे, उसके 6 साल बाद आप सज़ा पूरी करने के 6 साल बाद आप चुनाव लड़ने के योग्य हैं। लेकिन अगर आप दल बदल की वजह से अयोग्य हुए हैं, दल बदल या विशेषाधिकार उल्लंघन या किसी भी अन्य मामले की वजह से आप सदन की सदस्यता के अयोग्य हुए हैं, तो अब ऐसे में आपको चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। आप अयोग्य हो गए, आप अयोग्य हुए, आपकी सीट खाली हो गई, आप अयोग्य हो गए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए मैं नैनीताल जिले से लोकसभा सदस्य हूँ, मैंने पार्टी बदल दी, दल बदल कर लिया मैंने, इसकी वजह से मेरी मेंबरशिप चली गई, सीट खाली हो गई, अब उस पर उपचुनाव होगा। उस उपचुनाव में लड़ने पर मुझे रोक नहीं है, मैं भी उस उपचुनाव में लड़ सकता हूँ। उपचुनाव में मैं लड़ूंगा, अगर जीत गया तो मैं फिर से मेंबर बन जाऊँगा। ध्यान रखना, अगर कोर्ट आपको किसी आपराधिक मामले में सज़ा सुनाता है तो आप सज़ा पूरी करने के 6 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन अन्य मामलों में आप तुरंत इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दल बदल के आधार पर आपकी मेंबरशिप जा सकती है, आप खुद इस्तीफा दे दें तो भी आपकी मेंबरशिप जा सकती है। इसके अलावा कोई और ट्राइब्यूनल, कोर्ट के अलावा कोई और ट्राइब्यूनल आप पर कोई आरोप लगा दे, वो आरोप सिद्ध हो जाए तो भी आपकी मेंबरशिप जा सकती है। आपने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, सांसदों को सदन में कुछ स्पेशल राइट्स या विशेषाधिकार मिले होते हैं। अगर ये तय हो जाए कि आपने, जैसे अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, अधीर रंजन चौधरी जो हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो उन पर आरोप लगाया कि भाई आपने जो है कि सदन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कि नहीं करना चाहिए, अर्थात आपने अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। मतलब उसके बाद लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया, अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया और कहा कि भाई अब विशेषाधिकार समिति इसकी जांच करेगी, उस समिति की जांच की रिपोर्ट आने तक आपको हम सस्पेंड करते हैं। अब समिति अगर ये देखती है कि हाँ अपने इन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और वो रिपोर्ट दे देती है लोकसभा अध्यक्ष को, तो वो चाहें तो उन्हें उनकी सदस्यता को वो समाप्त घोषित कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में भी उनकी सदस्यता अगर समाप्त हो जाती है तो वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। आपने सुना होगा इस समय जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान है ना, पंजाब के सीएम भगवंत मान जी है ना, तो जब वो लोकसभा के मेंबर थे तो उन पर आरोप लगा था, हमें नहीं पता सच या झूठ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने संसद भवन परिसर का वीडियो बनाया है और वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया है। तो इसकी वजह से उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। कहा गया था कि आपको जो स्पेशल राइट मिला है, विशेषाधिकार मिला है, उसका उल्लंघन किया है, इसकी जांच के लिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट में कमेटी होती है। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अर्थात अगर विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है तो भी आपकी सदस्यता जा सकती है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण मसला है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और आदरणीय लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला, अब उनका देहांत हो चुका है, स्वर्गवासी हो चुकी हैं, तो उनका ध्यान आ रहा है मुझे, क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में एक नियम है कि अगर हाउस का कोई भी मेंबर लगातार 60 दिन तक हाउस की कार्यवाही से एब्सेंट रहता है बिना परमिशन लिए, बिना चेयरपर्सन की परमिशन लिए वो हाउस की कार्यवाही से लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहता है। अच्छा, उस लगातार 60 दिन में जो नॉन वर्किंग डे हैं, छुट्टियों वाले जो दिन हैं, या वो दिन जिस समय सेशन नहीं चल रहा, वो दिन जिसके बीच में सेशन नहीं चला, या जो छुट्टी का दिन है, या सेशन सस्पेंड हो गया हो कुछ दिन के लिए, वो दिन काउंट नहीं होंगे, जो वर्किंग डे होंगे जिनमें काम हुआ है। तो लगातार अगर 60 वर्किंग डे में कोई भी हाउस का मेंबर एब्सेंट रहा हो तो चेयरपर्सन को ये अधिकार है कि वो तुरंत प्रभाव से उसकी मेंबरशिप को ख़त्म कर सकता है। मुझे ध्यान है, मेरा बचपन था, लता मंगेशकर जी जो है राज्यसभा की मेंबर थी, तो वो जब नहीं आई थी लगातार 60 दिन हाउस में, तो उनकी मेंबरशिप इस तरह से चली गई थी। उससे पहले किसी गई हो तो मुझे ध्यान नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हाउस के मेंबर की मेंबरशिप जा सकती है। अब यहीं पर एक बात आती है, क्या ये जो मेंबरशिप उसकी जा रही है, क्या ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है? न्यायिक समीक्षा समझते हैं बेटा? न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र का आधार है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में या किसी भी देश में जहाँ पर न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू है, इंग्लिश में इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, सॉरी। तो उसका यह है कि सरकार या संसद या कोई भी सक्षम संस्था भारत में कोई भी किसी प्रकार का आदेश जारी कर सकती है, तो कोर्ट उसको जांच सकता है कि भाई ये नियम कानून के दायरे में है।
या जो भी आपने फैसला किया है वो संविधान, लोकतंत्र या जो भी हमारे कानून हैं, जो परंपराएं हैं, उसके दायरे में है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई सज़ा देने में ज़्यादती की गई है या मनमानी की गई है या संविधान का या कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उस कोर्ट इस सज़ा को रद्द कर सकता है। यानी कि स्पीकर के या चेयरमैन के जो अधिकार हैं सदन के मुखिया के रूप में, ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है ना। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसे अधिकार है कि वो इसकी जांच कर सकता है, और उसे लगे कि ये फैसला सही है तो सही है, और उसे लगे कि ये फैसला सही नहीं है तो उसको रद्द कर सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि गुजरात में निजी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से राहुल गांधी जी को सज़ा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा ख़त्म नहीं की है, ध्यान रखना, सज़ा ख़त्म नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाई फिलहाल हम इस पर रोक लगा देते हैं, स्टे का मतलब जैसे पहले था स्टे दे देते हैं, अब हम इसको जांच करेंगे, जो भी फैसला होगा उसकी बात बाद में होगी। स्टे का मतलब यही है कि जो जैसा था, स्टे माने ठहरना, जैसा था, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए, हम इस पर डिस्कस करेंगे, डिस्कस के बाद हमें जो भी लगेगा उसके हिसाब से हम फैसला देंगे, और जो फैसला देंगे उस हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। ठीक है, तो अब हमने आपको बात की कि किसी भी मेंबर की मेंबरशिप जो है वो किस तरह से जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहीं पर हम बात करेंगे आपसे, पिछली वीडियो में जो हैं मैं आपको बताना भूल गया था, बाय मिस्टेक मैं आपको बताना भूल गया, या वो चीज़ें ध्यान से स्लिप हो गई। कुछ एक चीज़ें हैं सेशन के बारे में जिससे आपको मैं डिस्कस करूँगा। लोकसभा और राज्यसभा के सेशन कब कब होते हैं? आपको पता है साल में 3 सेशन होते हैं, शीत सत्र, मानसून सत्र और ग्रीष्म सत्र। क्या इनकी ज्वाइंट बैठक होती है जिसे हम कहते हैं संसद की संयुक्त बैठक? आपने सुना होगा अक्सर मीडिया में कि भाई संसद की संयुक्त बैठक हो रही है। ये क्या होती है संसद की संयुक्त बैठक या दोनों हाउस की ज्वाइंट बैठक क्या होती है? देखिए, बहुत से मौके ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउस एक साथ बैठते हैं। आपने सुना होगा ना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया, तो उसमें एक बात ये भी थी कि लोकसभा और राज्यसभा के सेंट्रल हॉल में इतनी जगह नहीं है कि जब भी ज्वाइंट सेशन हो, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की बैठक हो, तो वो जगह इतनी भरपूर या इतनी पर्याप्त नहीं है कि सभी सदस्य आराम से बैठ सकें। तो भी एक वजह थी नया संसद भवन बनाने की। तो खैर, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब कब होती है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारे यहाँ परंपरा है, जब भी आम चुनाव होगा, नया आम चुनाव होगा, नए आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी, देखिए पहली बैठक का मतलब ये नहीं है कि जो लोकसभा का स्पीकर चुना जा रहा है वो तो हो गया, उसके बाद आम चुनाव के बाद जो संसद का पहला सत्र होगा, चाहे वो शीत सत्र हो, ग्रीष्म सत्र हो या मानसून सत्र हो, कोई सा भी सत्र हो, तो उस सत्र की जो शुरुआत होगी राष्ट्रपति के भाषण से होगी। उस सत्र की जो शुरुआत होगी प्रेसिडेंट के एड्रेस से होगी। राष्ट्रपति आएंगे, संसद के दोनों हाउस की ज्वाइंट बैठक होगी, उसमें आकर के राष्ट्रपति भाषण देंगे, उसे कहते हैं संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है ना, ये परंपरा हमारे यहाँ। तो उसे आप उद्घाटन भी कह सकते हो, जो अब हमारी जो नई लोकसभा है या नई संसद का जो गठन हुआ है उसका आप उद्घाटन भी कह सकते हो। तो एक तो ज्वाइंट बैठक तब होती है जब लोकसभा का आम चुनाव होता है, नया सेशन शुरू होता है, आम चुनाव के बाद जब पहला सेशन होता है, राष्ट्रपति आते हैं तो दोनों हाउस की ज्वाइंट बैठक को वो एड्रेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कब होती है ज्वाइंट बैठक? इसके अलावा ज्वाइंट बैठक होती है जब भी किसी साल का जो पहला सेशन होता है, किसी भी, ध्यान रखिएगा, किसी भी साल का जो पहला सेशन होता है उसकी सेशन की जो शुरुआत होती है वो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक से होती है। उसमें राष्ट्रपति आते हैं और अपना भाषण देते हैं, उसे भी कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। अच्छा, यहाँ पर विपक्ष को मौका मिलता है सरकार के बहुमत को जांचने का, या सत्ता पक्ष को मौका मिलता है अपने बहुमत को सिद्ध करने का, क्योंकि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ना, राष्ट्रपति आते हैं, भाषण देते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, तो उसके बाद सरकार जो है धन्यवाद प्रस्ताव रखती है। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब क्या है कि महामहिम आप हमारे यहाँ आए, संसद को आपने संबोधित किया और हमें बड़ा अच्छा लगा, इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो एक प्रस्ताव रखा जाता है, इसे कहते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। अब अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पास ना करा पाए तो इसका मतलब क्या है? सरकार को मेजॉरिटी नहीं है। और अगर सरकार ने धन्यवाद प्रस्ताव पास करा दिया तो इसका मतलब सरकार को मेजॉरिटी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अलावा ज्वाइंट बैठक कब होती है दोनों हाउस की? इसके अलावा ज्वाइंट बैठक कभी भी हो सकती है। राष्ट्रपति जब चाहें, राष्ट्रपति किसी मसले पर संसद से बात करना चाह रहे हैं, संसद को संबोधित करना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति जब चाहें तब 14 दिन पहले नोटिस दें और कहें कि भाई फला तारीख को फला जगह मैं दोनों हाउस को बुला रहा हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे में ज्वाइंट बैठक बुलाई जाएगी। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो ज्वाइंट बैठक बुलाने से मना कर दे, भले कोई ना आए उसमें।
राष्ट्रपति आएंगे, भले ही कोई उसमें ना आए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति की ये ड्यूटी है कि वो ज्वाइंट बैठक के लिए सदस्यों को नोटिस देंगे 14 दिन पहले। अच्छा, 14 दिन का समय क्यों रखा गया? मान लीजिए कोई विदेश में है या कोई बीमार है तो वो आ सके, है ना, तय समय तक आ सके। तो अभी तक खैर हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति ने बैठक बुलाई और कोई आया ना हो, ठीक है, और शायद ना ही ऐसा होगा, क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेसी काफ़ी हेल्दी, काफ़ी स्वस्थ हो चुकी है। कुछ चीज़ें यहाँ ऐसा रिवाज या ऐसी परंपराएं बन चुकी हैं जिसका हम उल्लंघन नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति जब चाहें 14 दिन का नोटिस दें और दोनों हाउस को बुलाएं। एक हाउस को भी बुला सकते हैं और बुला करके अपनी बात को वो कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा ज्वाइंट बैठक कब होती है? इसके अलावा ज्वाइंट बैठक तब होती है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, संघर्ष हो जाए, मतभेद हो जाए। लोकसभा राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के अगर कोई मतभेद होता है तो उस मतभेद का समाधान कैसे होगा? राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई ज्वाइंट बैठक बुलाइए, डिस्कशन कीजिए, वोटिंग कीजिए, उसमें जो फैसला होगा वो माना जाएगा। ज्वाइंट बैठक के लिए अलग से क्लास होगी। फिलहाल की क्लास में इतना ही। थैंक यू।